हेलो नमस्कार, कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार। मेरा नाम साकेत है और आप मेरे यूट्यूब चैनल HitMe05 पर आज की वीडियो को देख रहे हो। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर अक्सर मुझसे पूछते हैं, सर पर्सनल लोन, अनसिक्योर लोन, क्रेडिट कार्ड, इसके बारे में तो आप बताते हो कि इस लोन को माफ़ करना आसान होता है। अगर आप नहीं पेमेंट करते तो आपके ऊपर सेक्शन 138, 25A का केस होता है, जिसको बहुत ही आसानी से कोर्ट में जाके बेल करवाया जा सकता है। बेलेबल ऑफेंस होता है। पर परेशानी तब निकल के आती है जब कोई भी व्यक्ति सिक्योर लोन लेता है। उसने किसी भी बैंक से, NBFC कंपनी से ज़मीन को गिरवी रखकर, या घर खरीदने के लिए दुकान को गिरवी रखकर, या कोई भी ऐसी वस्तु जो बहुत ही मूल्यवान है और उसका कीमत बहुत ज़्यादा है और उस समय उसे ज़रूरत थी कि लोन लेना है, उन्होंने क्या किया, गिरवी रखा और पैसे ले लिए। पर आज के डेट में बैंक और NBFC कंपनी वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। देखिए, बहुत बारी क्या होता है कि लोग पैसा दे रहे हैं, EMI पे कर रहे हैं, और जितने भी सिक्योर लोन होते हैं उनका टाइम स्केल बहुत ज़्यादा लंबा होता है। आपने देखा होगा कि अगर आप किसी भी बैंक से, NBFC कंपनी से जब लोन लेते हो और ख़ास करके सिक्योर लोन लेते हो, तो यहाँ पर जो टाइम स्पेंड है करीब कितना होता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल। लोग बहुत लंबे समय के लिए ले लेते हैं और ये इतने लंबे समय का डिसीजन लेते हैं कब, उनकी आज की स्थिति को देखकर। मान लीजिए कोई व्यक्ति आज कहीं पे जॉब कर रहा है, उसकी जॉब अच्छी खासी है, उसने देखा कि मेरी इतनी आमदनी है कि मैं ये EMI को बहुत ही आसानी से पे कर सकता हूँ। पर क्या ये आमदनी आने वाले 30 सालों में रहेगी? क्या 30 सालों में ऐसा कुछ नहीं घटित होगा जिससे उनके इनकम पर कुछ भी प्रभाव पड़ेगा? अब ऐसी स्थिति में जब कोई भी व्यक्ति लोन लेता है, खास करके सिक्योर लोन लेता है, जब रीपेमेंट नहीं कर पाता सिक्योर लोन का, तो सिक्योर लोन में सरफेसी एक्ट लगता है और सरफेसी एक्ट के तहत कोई भी बैंक, NBFC कंपनी उनके घर, उनके प्रॉपर्टी और जो भी गिरवी रखा हुआ है उसको नीलाम करती है और अपने पैसे की रिकवरी कर लेती है। और यहाँ पर एक चीज़ देखा गया है कि जब भी कोई भी बैंक, NBFC कंपनी रिकवरी करता है या नीलामी करता है, उसमें आपने अक्सर एक चीज़ नोटिस किया होगा, अगर कोई भी व्यक्ति मान लीजिए 10 लाख का लोन लेता है किसी भी बैंक से, NBFC कंपनी से, उसके एवज में कई बार मैंने देखा है अपने सब्सक्राइबर से जब मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे निकल के आता है कि उन्होंने 40 लाख का प्रॉपर्टी दे रखा है, 25 लाख का प्रॉपर्टी दे रखा है। मतलब वैल्यूएशन कितनी होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले अगर आप कोई भी सिक्योर लोन लेते हो और उसके अगेंस्ट में कोई प्रॉपर्टी देने जाते हो, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी प्रॉपर्टी का वैल्यू 125% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर 10 लाख का लोन ले रहे हो तो जो सिक्योरिटी आप बैंक को दे रहे हो वो 12.5 लाख से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। पर कई बार लोगों को लगता है कि अभी मेरी ज़रूरत है, हमें ये बिजनेस खड़ा करना है, हमें लोन मिल जाएगा, जब बिजनेस अच्छे से चलने लगेगा तो हम लोन का रीपेमेंट कर देंगे। भगवान न करे अगर आपका बिजनेस अच्छा से नहीं चला और आपने 10 लाख के लोन के लिए 40 लाख की प्रॉपर्टी दे दी है, ऐसी स्थिति में बैंक जानबूझकर ये प्रयास करता है कि आप किसी भी तरह से अपने लोन का रीपेमेंट ना करो। अगर आप अपने लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाते हो तो बैंक कभी भी ये नहीं चाहेगा कि ये प्रॉपर्टी उनके हाथ से चले जाए। वो कोशिश करेगा कि आप रीपेमेंट ना करो और बैंक अपने ही किसी कर्मचारी को E-ऑक्शन के माध्यम से ये प्रॉपर्टी उसे बेच देगा और इस प्रॉपर्टी के लिए भी उसे एक लोन प्रोवाइड कर देगा। अब ऐसी स्थिति में कस्टमर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। हालांकि एक प्रावधान है कि जब भी कोई भी बैंक, NBFC कंपनी ऐसे आपकी संपत्ति को बेचता है तो आप उससे पूछ सकते हो वैल्यूएशन करा के, जिस रेट में आप बेच रहे हो क्या आसपास के लोग इसी रेट में बेच रहे हैं? मेरी 40 लाख की प्रॉपर्टी को आप 10 लाख के लोन के लिए बेच रहे हो, तो ये चीज़ मामला जाता तो है, पर आज तक किसी भी कस्टमर को किसी भी बैंक ने पैसा लौटा के नहीं दिया है। मान लीजिए उन्होंने लोन लिया होगा 10 लाख, 12 लाख में ऑक्शन लग गया पेनल्टी वगैरह लगा के, पर बाकी के पैसे बैंक को तो रिटर्न करने चाहिए थे ना, पर आज तक नहीं, ये चार्ज वो चार्ज करके ये पूरी तरह से पैसे हड़प लेते हैं। अब समाधान क्या है? अब एक व्यक्ति जो 3 साल 4 साल लोन पे कर रहा है वो कैसे निकले? सबसे पहले सिक्योर लोन में एक बात समझिए, कोई भी बैंक, NBFC कंपनी आपको नहीं बताता इसके बारे में कि जब आप कोई भी सिक्योर लोन लेते हो तो कोई भी आप आमतौर पे जब लोन लेते हो तो एक ब्याज है, एक मूलधन है, दोनों का कुछ कुछ हिस्सा 40% हो, किसी का 50% हो या 60-40 हो, इसी की रेशियो से डिडक्शन होता है। पर जब आप सिक्योर लोन लेते हो तो पहले जितना भी ब्याज होता है, मान लीजिए आपने 10 साल के लिए लिया है
और 10 साल में जिस भी रेट ऑफ इंटरेस्ट से ले रहे हो, 7%, 8%, 10%, जो भी आप रेट ऑफ इंटरेस्ट से ले रहे हो, तो पहले पूरी गणना की जाएगी कि 10 साल में कितना इनको ब्याज देना है। पहले आपसे ब्याज वसूला जाएगा। जब पूरे ब्याज की वसूली हो जाती है, उसके बाद आपका मूलधन डिडक्ट होने लगता है। साधारण शब्द में समझिए कि अगर आप 20 साल का लोन ले रहे हो, तो आप ध्यान दोगे कि कम से कम 9 से 10 साल तो सिर्फ आप ब्याज दे रहे हो। आप 9 से 10 साल के बीच कभी भी बैंक से पूछने चले जाओ कि मेरा कितना बकाया पैसा बचा हुआ है, तो आप देखोगे कि आपका मूलधन पूरा बचा हुआ है। अगर इन सालों में अगर आप डिफॉल्ट कर जाते हो लोन, जब आप सेटलमेंट की बात किए जाते हो, तो आपको लगता है कि हमने तो इतना पैसा जमा किया, और जब आप फोरक्लोजर मांगते हो सेटलमेंट के लिए, तो आपको पता चलता है कि पूरा पैसा बचा हुआ है। अब आदमी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब यहाँ पर नोटिस आ गया है, अब घर बिकेगा। तो इसके लिए सरफेसी एक्ट के जितने भी नोटिस है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब भी आप कोई सिक्योर लोन लेते हो, तो सिक्योर लोन में एक बात समझिए कि सिक्योर लोन में जो समझौता का जो प्रावधान है बहुत ही कम है, नाम मात्र के बराबर है। इस बात के लिए निश्चिंत रहिएगा कि अगर आप सिक्योर लोन ले रहे हो और भविष्य में नहीं दे पाओगे, तो सेटलमेंट में बहुत ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिलता है। ओटीएस के थ्रू मिलता है, वो भी मात्र 20% का ही मिलता है। अब इस पूरे चक्र को समझिए। कोई भी व्यक्ति जब सिक्योर लोन लेता है और नहीं रीपेमेंट कर पाता, तो जैसे ही उनका लोन अकाउंट एनपीए हो चला जाता है। एनपीए मतलब क्या? जब आप 3 ईएमआई नहीं पे कर पा रहे हो, जैसे ही आप 3 ईएमआई नहीं पे कर पाओगे, तो आपके पास 13(2) का नोटिस आएगा। 13(2) के नोटिस में यह स्पष्ट लिखा रहता है कि आपको 60 दिन की मोहलत दी जा रही है। 60 दिन के अंदर में अपना पूरा बकाया चुका दीजिए और अपने लोन को दोबारा से रेगुलाइज कर लीजिए। अब ये क्या होता है कि लोगों के मन में कन्फ्यूज़न होता है कि हम कोर्ट चले जाएं। तो सबसे पहले समझिए कि यहाँ कोई पोजीशन नहीं हो रहा है, ये आपसे सिर्फ ईएमआई मांग रहे हैं, ना कि पूरा पैसा मांग रहे हैं। अगर आप जो 3 ईएमआईज है इसको आप पे कर देते हो, तो लोन रेगुलाइज हो जाएगा, दोबारा से आप लोन चला सकते हो। अगर 13(2) के नोटिस के बाद 13(4) का नोटिस आ जाता है, जिसको सिंबॉलिक पोजीशन नोटिस बोलते हैं, इसमें बैंक कभी भी आपसे पैसा ईएमआई का नहीं मांग रहा है। अब वो ये बोल रहा है कि हम आपके साथ काम नहीं करना चाहते, हम आपके साथ लोन नहीं चलाना चाहते, आप मेरा पूरा बकाया पैसा दे दो। अब ये पूरा बकाया पैसा कितना हो गया जो उन्होंने लोन दिया है? अब बहुत लोग कैलकुलेट कैसे करते, सर हमने इतना पैसा दिया, इतना बचा। नहीं, आपको मैंने पहले ही बोला है कि अगर आप उस लोन के टेन्योर के आधे पीरियड को भी कैलकुलेट करो, तो आधे समय तो आप सिर्फ इंटरेस्ट पे कर रहे हो। तो इस बात की समझदारी होनी चाहिए कि 13(4) का नोटिस आया तो बिल्कुल पैनिक ना करे। अगर मामला 20 लाख से ऊपर का है, तो तुरंत डीआरटी में चले जाए, डीआरटी से जाके स्टे ले ले और पैसे का इंतजाम करे और वहाँ से समझौता कर ले। अगर मान लीजिए पैसे नहीं है आपके पास, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर गलती करते हैं। सिंबॉलिक पोजीशन के नोटिस के बाद जैसे ही कोई बैंक कर्मचारी आपके घर आता है, तो आप घर का पोजीशन दे देते हो, क्योंकि आपको लगता है कि अभी घर खाली कराने के लिए बोल रहे हैं। घर खाली नहीं करना है। देखिए, सिंबॉलिक पोजीशन एक नोटिस है जिसमें 30 दिन का समय होता है आपके पास जवाब देने के लिए, पर आप घर खाली कर देते हो और उसके बाद बोलते हो कि सर क्या दोबारा मिलेगा? तो कोई बैंक, एनबीएफसी कंपनी अगर पैसा आप नहीं पे कर पा रहे हो, तो कोई भी पोजीशन नहीं देगा। अब ऐसी स्थिति में जब आप देख रहे हो कि घर जा रहा है, तब आप डीआरटी के पास या कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो कि बैंक जबरन मेरे प्रॉपर्टी को बेच रहा है, उस वैल्यूएशन नहीं। इसमें जब आप केस करते हो, तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी जिसमें डिस्प्यूट चल रहा है, वो ऑक्शन के लिए नहीं जाता, वो रुका हुआ रहता है, कोर्ट में फंसा हुआ रहता है। पर अगर आप यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं लेते, तो 30 दिनों के बाद ये चला जाता है डीएम के पास, और फिर डीएम नोटिस आता है जिसमें आपके घर की नीलामी होती है। और नीलामी करना इतना आसान नहीं होता है। नीलामी करने से पहले किसी भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी को 2 अखबारों में इश्तिहार देना पड़ता है कि इस प्रॉपर्टी की नीलामी हो रही है, उसके बाद ही जाके इसकी नीलामी होती है। अब लोगों के मन में सवाल आता है कि सर मान लीजिए मेरी संपत्ति नीलाम हो गई, तो कितना दिनों का समय होता है कि उस प्रॉपर्टी को हम वापस ले सकते हैं? तो आपके पास 14 दिनों का समय होता है नीलामी के बाद भी, कि आप अपनी संपत्ति को पैसा जमा करा के ले सकते हो। एक और सवाल है लोगों के मन में कि अगर मान लीजिए ऑक्शन हो गया, मेरे पास पैसे नहीं हुए, तो कितना दिनों का समय मिलेगा उस घर को खाली करने के लिए? तो यहाँ पर अगर आपके पास पैसे नहीं हो रहे हैं, तो आप डीएम से आग्रह करके 15 से लेकर 1 महीने तक का समय मांग सकते हो, नया जगह ढूंढने के लिए, नया घर ढूंढने के लिए। ये है पूरी सरफेसी एक्ट और सिक्योर लोन की कहानी।
इसके अलावा कोई भी विचार संदेह आपके मन में आ रहा है सिक्योर लोन के लिए, तो प्लीज कमेंट कीजिए। अगर किसी तरह का नोटिस आपके पास आया है जिससे आप परेशान हो रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आगे अब कौन सी कार्रवाई करनी है और कैसे अपने घर को बचाया जा सकता है। चलिए वीडियो को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।